अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज ये ऑनलाइन लेक्चर नंबर 9 तक आपके लिए, और अभी मैं लेक्चर नंबर 10 जो है ये स्टार्ट करने लगा हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 10 आपका। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 9 तक जो पढ़ा, और इससे पहले और इनके बाद में जो लेक्चर आपने देखे उसमें हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। और चैप्टर नंबर 2 में हमने, अगर आपको याद हो तो, गैसेस का पोर्शन कंप्लीट कर लिया और हमने लिक्विड का पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया, और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सॉलिड। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें मेनली हम सॉलिड डिस्कस करेंगे, और अगर टाइम बच गया तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 1 होगा वो हम स्टार्ट करेंगे, इन केस पे अगर हमारे पास टाइम आपका चल रहा है। तो ये जनरल सा मैंने आपको पैटर्न बता दिया। तो हमने आज स्टार्ट किया है इससे लेना दैट इज सॉलिड्स। अच्छा भाई, सॉलिड के बारे में शुरू में बात हो गई थी कि जो सॉलिड होता है उसकी शेप और उसका जो वॉल्यूम दोनों के दोनों डिफरेंट। ठीक है भाई, सॉलिड का शेप और सॉलिड का वॉल्यूम दोनों का दोनों डेफिनेट होता है। डेफिनेट का होता है उसमें कोई चेंजिंग पॉसिबल नहीं है, ना वो अपनी शेप में कोई चेंज आ सकता है, ना वो अपने वॉल्यूम में कोई चेंज आ सकता है। उसका शेप और उसका वॉल्यूम दोनों के दोनों डेफिनेट। इंग्लिश का वर्ड फिक्स होता है, आप जनरली याद रखें। जरूरी नहीं कि आप वर्ड टू वर्ड इंग्लिश याद रखें, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डेफिनेट का मतलब फिक्स होता है। पार्टिकल के लिहाज से याद करें तो क्या कहा था, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं, चिपके हुए होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है। तो पार्टिकल्स के बारे में अगर याद दिलाऊं आपको, तो पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, चिपके हुए होते हैं बिल्कुल पार्टिकल्स। दो बातें हमने रिवाइज कर ली। सॉलिड अपनी शेप भी चेंज नहीं कर सकता, अपना वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर सकता, और साथ में हमने ये पढ़ लिया कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे क्लोजली पैक्ड, चिपके हुए होंगे, बहुत करीब होंगे, आपस का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम होगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, यहां ये बात मैं क्लियर कर दूं आपको कि ये जो चैप्टर नंबर 2 आप पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकल चैप्टर है, और थ्योरेटिकल चैप्टर की ऐसे में थोड़ी सी बुक रीडिंग जरूरी है। लिहाजा आपका जो भी टाइम मिले उसमें थोड़ा थोड़ा बुक रीड किया करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको हाईलाइट किया करें, क्योंकि लेक्चर में एक एक लाइन तो डिस्कस नहीं हो सकती। लिहाजा कभी ऐसा होता है कोई इन्फॉर्मेशन होती है और वो लेक्चर मिस हो जाती है। तो जो बुक रीड करते हैं वो इस लिहाज से फायदे में रहते हैं कि बिल्कुल आप डिपेंडेंट ना होता है, थोड़ा सा बुक रीडिंग खासतौर पर वो चैप्टर जो थ्योरेटिकल हो उसको होनी चाहिए। अच्छा भाई, बिहेवियर ऑफ गैसेस में, क्योंकि ये बिहेवियर ऑफ सॉलिड और बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, हाँ, क्योंकि बिहेवियर ऑफ गैसेस भी हम पढ़ चुके हैं और बिहेवियर ऑफ लिक्विड भी हम पढ़ चुके हैं। ज्यादा बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स जो है इसको लिंक करके हमने पढ़ना है। ये नहीं कि नया टॉपिक के तौर पे आप पढ़ेंगे, आपको लिंक करना है। हाँ, जो नई इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो ठीक है, आप पढ़ेंगे। पहला जो बिहेवियर है दैट इज डिफ्यूजन, और दूसरा जो बिहेवियर है दैट इज कंप्रेशन। अच्छा, ये दो बिहेवियर मैंने क्यों एक साथ लिखे हैं, इसकी वजह से दो बिहेवियर एक साथ लिखने की वजह ये है कि ये जो दो बिहेवियर है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये सीधे तरह कम टाइम लगाएंगे, ट्रेनिंग के साथ इसको पढ़ लेंगे, और फिर जो अगले जो बिहेवियर आएंगे 2-3 वो नए होंगे, ऐसी बात है उसको नए सिरे से हम पढ़ेंगे। तो डिफ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था कि डिफ्यूजन में जो सब्सटेंस है वो मूव करता है और मूव करके अपना वॉल्यूम बढ़ाता है। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? आइलिक्विड हमने ये पढ़ा था डिफ्यूजन में जो सब्सटेंस है वो मूव करता है, और मूव करके वो अपना क्या बढ़ा लेता है भाई? वॉल्यूम बढ़ा लेता है। ये बात हमने डिफ्यूजन की डेफिनेशन में पहले पढ़ी। अब साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि डिफ्यूजन असल में पार्टिकल्स की वजह से होता है। पार्टिकल जितना ज्यादा ट्रेवल करेंगे उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगी। गैसेस का हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था गैसेस के पार्टिकल बिल्कुल भी डिफ्यूज नहीं कर सकते। तो जब बिल्कुल भी डिफ्यूज नहीं कर सकते तो वहां पे जो अल्लाह वाला करे डिफ्यूजन होता है वो बहुत उल्टा, मैंने बोला गैसेस के जो पार्टिकल है वो
बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तो बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं यार अपने जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड के हमने पढ़ा था कि वहां पार्टिकल रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कम मोशन के होते हैं, ज्यादा डिफ्यूजन भी कम होता है। सॉलिड में क्योंकि हमने ये पढ़ा कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, चिपके हुए होते हैं, बिल्कुल बहुत करीब होते हैं, डिस्टेंस ना होने के बराबर होता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा पार्टिकल सही तरह से मूव नहीं कर पाते। और जब पार्टिकल सही तरह से क्या नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, तो डिफ्यूजन भी कम होगी। पर याद रखिए इसमें आपको नो नहीं बोलना है, ये नहीं बोलेंगे आप कभी भी कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होते। इसके लिए इंग्लिश का वर्ड अंग्रेजों ने याद किया है, दैट इज नेग्लिजिबल। ये नेग्लिजिबल का वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर जो डिफ्यूजन है वो नेग्लिजिबल है। ये नहीं बोलेंगे कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने, आप ये नहीं बोलेंगे कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं है, आपको ये बात बोलनी है कि सॉलिड में डिफ्यूजन नेग्लिजिबल है। ठीक है, इसका ख्याल रखना आपने कि सॉलिड में डिफ्यूजन नेग्लिजिबल है, ये नहीं बोले आपका सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं है। तो ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू वेरी लेसर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव इजीली, और इसीलिए जो डिफ्यूजन है वो बहुत कम करेंगे, और इतना कम करेंगे कि उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो डिफ्यूजन क्या हो गई, नेग्लिजिबल। ठीक है, ये बात आज होगी आपको क्लियर हो गई। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी में क्या पढ़ा था हमने आपको, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल फोर्स होगी, क्या होगी भाई, एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वॉल्यूम कम होगा। ये कंप्रेसिबिलिटी में हमने पढ़ा था, किसी बॉडी पे भी आप क्या लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फोर्स लगाने पर वॉल्यूम का क्या हो जाना, कम हो जाना। ये तो फिनोमेना है जिसमें आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने से वॉल्यूम कम हो जाता है, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। अब अगर आपको याद हो तो कंप्रेसिबिलिटी डिपेंड करता था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पे, मैं लिख तो दे रहा हूं पर आपकी जिम्मेदारी है कि आपको याद हो, एप्टीट्यूड के स्टूडेंट हैं आप। तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस के बारे में हमने पढ़ा था कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस आर नेग्लिजिबल। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस पे डिपेंड करती है कंप्रेसिबिलिटी। अब होता ये है कि सॉलिड में जो पार्टिकल बिल्कुल क्लोज पैक्ड होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं बोर्ड पे, ऑनलाइन लेक्चर है, इसमें जरा बोर्ड पे विजिबिलिटी थोड़ी सी कम होती है, तो अगर हम देखें तो सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, लाइन में बिल्कुल चिपके होते हैं, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। लिहाजा जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पार्टिकल ये चाहते तो है कि वो करीब आ जाए, जुमले को गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला, पार्टिकल ये चाहते तो है वो करीब आ जाए, पर क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम होता है लिहाजा वो करीब आ नहीं पाते, करीब आना चाहते हैं पर करीब आ नहीं पाते, नतीजे में वॉल्यूम में किसी खास किसी का डिक्रीज नहीं आता। पर अगेन जैसे मैंने पहले बोला कि कहीं कहीं पर किताब आपसे चाहती है कि आप नो का वर्ड इस्तेमाल ना, किताब चाहती है कि आप नेग्लिजिबल का वर्ड इस्तेमाल करें, तो अगेन आप बोलेंगे कि सॉलिड में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो कैसी है, नेग्लिजिबल है। ये नहीं बोले आप कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नहीं है, नो का वर्ड इस्तेमाल ना करें, आप बोले सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है। इसकी वजह फिर सुन लें आप कि आपने फोर्स लगाई, आपकी फोर्स उसको ट्रांसफर हुए पार्टिकल्स को, पार्टिकल ने कोशिश की कि वो करीब आए, पर क्योंकि उनके दरमियान स्पेसेस बहुत कम है लिहाजा वो करीब नहीं आ पाते, और अगर वो करीब नहीं आ पाते तो उनके वॉल्यूम में किसी किस्म का खास डिक्रीज नहीं आ पाता। तो उसका मतलब है कि सॉलिड में डिफ्यूजन भी नेग्लिजिबल है और कंप्रेसिबिलिटी भी नेग्लिजिबल है। रीजन याद रखें, डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होने की वजह है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होने की वजह है वेरी स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। ठीक हो गई बात। चलो, तो ये दो बेसिक बातें की जो मेरे नजदीक रिवीजन था, अगर आप एक भी पढ़ते तो क्लियर होता। तो मेरा लेक्चर चल रहा है, तो अगर लेक्चर के दौरान पढ़ते चले गए तो कोई हर्ज नहीं है, 2-3 मिनट लगा दिया, लेकिन ये है कि आपको ये क्लियर वैसे भी होना चाहिए। थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज डिफॉर्मेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 इज डिफॉर्मेशन। देखिए बात याद रखें आप कि आपने गैसेस के भी बिहेवियर पढ़े, आपने लिक्विड के बिहेवियर भी पढ़े, और अब आप सॉलिड का बिहेवियर भी पढ़े। जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि बिहेवियर तो आप सबके बहुत सारे पढ़ते हैं, पर कोई एक या दो बिहेवियर ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट की खास बात होती है।
समझे बात क्या बोला मैंने? कोई एक या दो बिहेवियर ऐसे होते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टेट की खास बात होती है, खास बात जो उसी से एसोसिएटेड करती है। मिसाल के तौर पर डिफ्यूजन पढ़ते सब में, पर सही मानों में जो डिफ्यूजन दिखता है वो किसमें दिखता है? गैसेस में। पढ़ेंगे सब में, और सही मानों में डिफ्यूजन है किसके लिए? गैसेस में। इसी तरह फ्लो अगर आप याद करें तो फ्लो का जो फिनोमेना है वो स्पेशल फिनोमेना है जो किसके लिए? लिक्विड के लिए। कोई और स्टेट फ्लो नहीं कर सकता, सिर्फ लिक्विड फ्लो करता है। बिल्कुल इसी तरह जो डिफॉर्मेशन है खास फॉर्म जो कि सॉलिड का मिजाज है और ये सॉलिड पे ही पड़ी जाती है। और डिफॉर्मेशन क्या बोलता है कि जो सॉलिड के ऊपर जब आप एक्सटर्नल क्या लगाते हैं? फोर्स। ठीक है भाई, सॉलिड के ऊपर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से ये अपनी शेप चेंज करते हैं। शुरू में हमने कहा था आज के लेक्चर में कि सॉलिड की शेप चेंज नहीं होती है, अपनी बात पे कायम है। हम ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती शेप चेंज हो रही है, और जबरदस्ती शेप चेंज हो रही है किसकी वजह से? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो सॉलिड पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से हमने कहा कि उसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। गाड़ी का टेंट इसकी मिसाल है, हथौड़े से किसी सॉलिड को मारे वो दब जाएगा, ये इसकी मिसाल है। पर खास बात यह है कि सॉलिड अपनी नई शेप को मेंटेन करे। खास बात क्या है भाई? तो सॉलिड अपनी नई शेप को मेंटेन कर लेता है। लिक्विड और गैस में क्या बात है कि वो अपनी शेप आसानी से चेंज करते हैं, और फिर पुरानी शेप में भी आसानी से आ जाता है। बलून को दबाओगे दब जाएगा, छोड़ दो तो वापस आ जाएगा। बाल्टी में पानी भरा हुआ एक तरफ से दबाओगे दबेगा, हाथ हटा दोगे वापस वैसे ही हो जाएगा। तो लिक्विड और गैस शेप आसानी से चेंज करते हैं, उतनी आसानी से अपनी पुरानी शेप में भी आ जाते हैं। पर सॉलिड में क्या खास बात है कि वो शेप चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, अगर जबरदस्ती शेप क्या कर दी जाए? चेंज कर दी जाए, तो वो अपनी पुरानी शेप में फिर नहीं आता, अपनी नई शेप को मेंटेन कर लेता है। तो ये जो एबिलिटी है सॉलिड की, ये अपनी नई शेप को मेंटेन कर रहा है। जब उसकी फोर्स आप क्या कर रहे हैं? जब उसकी शेप आप क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं, क्या लगा? फोर्स। तो दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। ठीक है भाई, तो सॉलिड की एबिलिटी क्या हो गई कि वो अपनी जब शेप चेंज करता है क्या लगाने पर? एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर, तो वो अपनी नई शेप को मेंटेन कर लेता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। और इसकी जो वजह है वो याद रखें, दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये जो स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये इसको नई शेप में मेंटेन कराते हैं। यानी आपने हैमरिंग की, हथौड़ा मारा, फोर्स लगाई, उसकी शेप चेंज हो गई। शेप चेंज होने के बाद जो नई शेप आई, उस नई शेप में भी पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, उस नई शेप में भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस तगड़े हैं, लिहाजा वो खुद से अपनी पोजीशन चेंज पार्टिकल नहीं कर सकते और वो अपनी नई पोजीशन पे मुतमईन हो जाते हैं। तो जब वो अपनी नई पोजीशन पे मुतमईन हो जाएंगे ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो पुराने से दोबारा से अपनी पुरानी शेप में आने की कोशिश नहीं करेंगे। और दिस एबिलिटी इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन इज ड्यू टू वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। चलिए, डिफॉर्मेशन डेरिवेटिव नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई मसला है पॉइंट नंबर 4 और 5 जरा आसान है तो तेज चलेंगे। पॉइंट नंबर 4 इज मेल्टिंग। मेल्टिंग में जुबानी से ओरली आपको बता रहा हूं और आप जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं आई होप कि आपको मेल्टिंग आता होगा। एक चीज बुक में है तो ज्यादा उसको रिमूव नहीं कर सकते। तो मेल्टिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप सॉलिड को हीट करें, साथ साथ रीजन में पढ़ते जाते हैं, जब किसी आप सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट पार्टिकल को मिलती है। जब पार्टिकल को हीट मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करना शुरू करता है तेज, और फिर हीट आप देते चले जाए तो फिर वाइब्रेशन बढ़ती जाती है, मोशन शुरू हो जाती है, और मोशन शुरू होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्पेसेस बढ़ते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता स्पेसेस बढ़ने की वजह से एक ऐसा वक्त आता है कि स्पेसेस उतने हो जाते हैं, जुमला सुनेगा, स्पेसेस उतने हो जाते हैं जो जितने किसमें होते हैं? लिक्विड में होते हैं। इसका मतलब है कि पोजीशन कुछ ऐसी थी, मैं थोड़ी बड़ी डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए। पोजीशन कुछ ऐसी थी कि पार्टिकल बिल्कुल चिपके हुए थे। आई होप ये डायग्राम आपको दिख रही है। और आपने हीट करके पार्टिकल को एनर्जाइज किया, जब वो एनर्जी मिली उनको और ट्रेवल करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उनके स्पेसेस बढ़े, और बढ़ने की वजह से ऐसी डायग्राम बनती है, स्पेसेस आना शुरू हो गए। अब ये बिल्कुल करीब थे तो ये सॉलिड था, थोड़ा थोड़ा स्पेस बढ़ गया तो ये इसका बिहेवियर है।
तो इसका मतलब है कि हीट करते करते एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जो सॉलिड है वो बन जाएगा लिक्विड। तो सॉलिड का हीट करने पे क्या बन जाना, लिक्विड बन जाना। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेल्टिंग, और बड़ा जनरल फिनोमेना है, घरों में इधर उधर सब देखते हैं। तो ये जो बिहेवियर है सॉलिड का कि जब उसको आप क्या प्रोवाइड करें, हीट, तो हीट की प्रोविजन के बाद वो अपनी क्या चेंज करे, स्टेट, और सॉलिड से क्या बन जाए, लिक्विड। तो ये जो बिहेवियर है सॉलिड का, अपनी स्टेट चेंज करना और सॉलिड से क्या बन जाना, लिक्विड बन जाना, क्या देने पर, हीट देने पर। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो मेल्टिंग इज द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट बाय हीटिंग, मेल्टिंग हो गया। और साथ में ये भी छोटी सी बात पढ़ लेंगे, जिस टेम्परेचर पे मेल्टिंग अगर होता है, या जिस टेम्परेचर पे आधा सॉलिड मेल्ट हो चुका होता है और आधा सॉलिड अपनी लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएक्सिस्ट होना। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें ऑलमोस्ट ह्यूमन आई से ऐसा लगे आपको कि ऑलमोस्ट आधा सॉलिड है और आधा लिक्विड बन चुका है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ग्राफ में लिखा हुआ नहीं होगा ये, पर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये वो टेम्परेचर जिस पे हीट करते करते एक ऐसा वक्त आ जाए कि ऑलमोस्ट 50% सॉलिड जो है वो अपनी स्टेट चेंज कर चुका हो, लिक्विड बन चुका हो, और बाकी 50% अभी भी सॉलिड हो, तो दैट स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और दैट फिनोमेना इज कॉल्ड मेल्टिंग। अच्छा, लास्ट जो पॉइंट है इसमें, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन आखिरी पॉइंट। अच्छा, सब्लिमेशन क्या रहता है, ये एक दफा सुनने की बात है, आप सुनो और ध्यान में बैठना चाहिए। सब्लिमेशन ये कहता है कि दुनिया में कुछ ऐसे सॉलिड है जो बिल्कुल सॉलिड की आखिरी लकीर पर है, यानी है तो वो सॉलिड, और उनकी जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में बिल्कुल कम है बहुत। इसका मतलब है कि यानी बिल्कुल लिक्विड के करीब है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, वो सॉलिड पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम। तो ऐसे जो सॉलिड होते हैं जब इनको आप हीट करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतनी कम होती है कि हीट करने से वो लिक्विड स्टेट में नहीं आ पाते। वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो पहले से कम थी वो खत्म हो जाती है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म हो जाएगी तो जाहिर सी बात है अपने आप को सॉलिड में नहीं रख पाएगा, और इवन लिक्विड में भी नहीं रख पाएगा, क्योंकि लिक्विड में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ ना कुछ होती है। मेरा जुमला सुनिएगा, मैंने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, इसका मतलब वो अपने आप को डायरेक्ट इस फॉर्म में लेके चले जाते हैं गैस। तो वो सॉलिड जो कि हीट एब्जॉर्ब करें और हीट एब्जॉर्ब करके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को खत्म कर दें, और खत्म करने के बाद किस स्टेट में चले जाएं, डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में। तो सच सॉलिड्स आर कॉल्ड सबलाइन सॉलिड्स, दे आर कॉल्ड सबलाइन। सबलाइन सॉलिड्स कहलाते हैं, और जो फिनोमेना है इट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे कि ड्राई आइस है, ड्राई आइस किसे कहते हैं, सॉलिड CO2 को कहते हैं। इसके अलावा आपके पास आयोडीन है, आयोडीन भी ऐसा करता है, कैम्फर है, सोकाफूर कहते हैं, नेफ्थलीन है जो आप इस्तेमाल करते हैं गोलियां स्मेल के लिए। ये सारे के सारे जो है दे आर सब। इसके अलावा नौशादर पढ़ा था आपने सेकेंडरी केमिस्ट्री में, NH4Cl को बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये सारे के सारे वो सॉलिड है जो फ्यूम्स बनाते हैं, फ्यूम्स कहते हैं, कोई धुआं बन जाते हैं, आसान जुबान में सॉलिड से डायरेक्ट धुआं बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं। इसको सच सॉलिड्स आर कॉल्ड सबलाइन सॉलिड्स, और सच आ फिनोमेना इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपकी देखिए जिम्मेदारी है कि बुक में जितने नाम एग्जाम्पल में लिखे हैं, मुझे याद होना हो, मुझे पेपर नहीं देना, आपने देना, आपकी जिम्मेदारी है कि सारे नाम याद होना चाहिए। क्योंकि पेपर में सवाल इस तरह से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबलाइन सॉलिड। अब उन्होंने किताब से 3 उठा लिया, आपको सबलाइन सॉलिड का कॉन्सेप्ट तो है पर आपको एग्जाम्पल याद नहीं। अब उन्होंने 3 उठा लिए बुक में, कोई से आपको एग्जाम्पल याद ही नहीं, आप कंफ्यूज है। तो एग्जाम्पल सब याद होने चाहिए, ताकि इस तरह का सवाल बड़ा फेमस है, इस तरह सवाल आना, तो अगर ये पेपर में इस तरह सवाल आ जाए तो आसानी से हैंडल कर ले उसको, तो ये आपकी जिम्मेदारी। तो सब्लिमेशन इज दी डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस फॉर्म बाय हीटिंग। Now we are moving on types of solids. यहाँ अगर आपके ध्यान में कोई बात है तो भी क्लियर कर लें, ध्यान में लें। जो ऑनलाइन लेक्चर है आप इसका पूछ नहीं सकते थे, लेकिन ध्यान में लाएं चीजें तो आई होप क्लियर हो जाएंगे।
अब वो आहिस्ता आहिस्ता चैप्टर मुश्किल होता है, टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होगा पढ़ने वाले। दो टाइप से सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एमॉर्फस। बहुत दिन पहले पढ़ा था आपने, है आसान, पर क्योंकि आप पढ़े थे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, मैंने माफ किया तो भूल जाना, नॉर्मल सी बात है, करना भूल जाता। तो दो तरह के सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक एमॉर्फस। जरा बात समझते हैं, थोड़ी सी तकरीर है सुनने वाली। अब कहानी यहां शुरू होती है कि ये तय हो चुका है कि सॉलिड क्या, जिस तरह से किताब चाहती है कि आप जहन में रखें, मैं भी चाहता हूं कि आप उस तरह जहन में रखें, ठीक है, डेफिनेशन याद करना इशू नहीं, किताब चाहती है कि आप इस तरह जहन में रखें। ये बात क्या हो चुकी है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। ये बात क्या हो गई है कि दे आर क्लोजली पैक्ड। ये बात क्या हो चुकी है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं है। ये बात क्या हो चुकी है कि फोर्सेस बहुत ज्यादा है। ये बात क्या हो चुकी है कि पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकते। पार्टिकल ट्रेवल नहीं कर सकते का मतलब है उनकी पोजीशन फिक्स है। पहला मुद्दा ध्यान में बैठा दिया आपने कि सॉलिड के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है। अब किताब ये कहती है कि जो पार्टिकल्स है सॉलिड के जिनकी पोजीशन फिक्स है, हर पार्टिकल को एक डॉट से रिप्लेस करें इमेजिनेशन में, सोच में। ऐसा करना नहीं है, सोच में ऐसा करना है कि हर पार्टिकल की जगह पे एक डॉट डालें। समझे बात समझे आप? हर पार्टिकल को आपने एक डॉट से रिप्लेस करना है अपनी सोच को। अब बहुत सारे डॉट आ जाएंगे आपके पास, मिसाल के तौर पर 50 पार्टिकल है होंगे, तो इनफाइनाइट समझाने के लिए बोल रहा हूं, तो 50 पार्टिकल्स है, हर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है। तो आपने हर पार्टिकल के जगह पे डॉट, एक डॉट से रिप्लेस कर दिया और इस उम्मीद पे रिप्लेस कर दिया कि वो जो डॉट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, उस डॉट की जो पोजीशन है वो फिक्स है। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गई, डॉट की पोजीशन फिक्स है। चलेगा आपको? अब जब बहुत सारे डॉट आपके पास आ जाएंगे, 10, 15, 20, 25, 50 जो भी आपने बनाया, तो फिर आप उनको पेंसिल से और स्केल से ज्वाइन करेंगे, इमेजिनेशन में, सोच को पेंसिल और स्केल से ज्वाइन करेंगे आप डॉट्स को। जब डॉट्स को आप पेंसिल और स्केल से ज्वाइन करेंगे तो डायग्राम बन जाएगी, शेप बनेगी। यहां से टॉपिक समझ में इंशाल्लाह है कि जब बहुत सारे डॉट है, इस उम्मीद पर कि डॉट अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, आपने हर डॉट को, हर पार्टिकल की जगह पे एक डॉट बना दिया। जब बहुत सारे डॉट मिल गए तो आपने उन डॉट को पेंसिल और स्केल से इमेजिनेशन में ज्वाइन कर दिया। जब आपने ज्वाइन कर दिया तो वहां एक शेप बन गई। वो जो शेप बनेगी वो या तो ज्योमेट्रिकल होगी या ज्योमेट्रिकल नहीं। या तो वो शेप ज्योमेट्रिकल होगी या ज्योमेट्रिकल नहीं होगी। ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है भाई, वो आपको 7 और 8 की मैथ से पढ़ाते थे, पर अगेन 4-5 साल हो गए आपकी, वो आपको भूल गए। तो ज्योमेट्रिकल शेप में आसान करके बताता हूँ, ज्योमेट्रिकल शेप वो शेप होती है जो कि डिफाइन हो जाए। हर वो मैथमेटिकल शेप जो डिफाइन हो जाए वो ज्योमेट्रिकल शेप है। जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इवन कोन है, इवन ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है। मैथमेटिक्स वालों के लिए तो बहुत सारी और भी शेप्स है। तो हर वो मैथमेटिकल शेप जो डिफाइन हो जाए, जिसके साइड्स के बारे में, जिसके एंगल्स के बारे में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके, डेफिनेशन दे सके, उसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप। जैसे मिसाल के तौर पर ट्राइंगल को आप डिफाइन कर सकते हैं कि ट्राइंगल एक ऐसी क्लोज डायग्राम है जिसकी 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। ये ट्राइंगल की डेफिनेशन बन सकती है। अगर आप उर्दू में बनाना चाहें इसी को इंग्लिश में बन जाए तो ट्राइंगल की डेफिनेशन बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि हर वो शेप जो डिफाइन हो जाए, डिफाइन हो जाए यानी सामने वाले को समझाई जा सके, उसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल शेप। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने जो ज्योमेट्रिकल शेप ज्यादातर पढ़ी है लाइफ में वो 2 डायमेंशन में, जितने मैंने नाम दिया वो सारे 2 डायमेंशन में। जबकि यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसमें जो शेप्स आपने पढ़नी होती है, थोड़ी बहुत ही पढ़नी है, ज्यादा तो नहीं है, वो इसमें 3 डायमेंशन में। ये फर्क है 2 डायमेंशन का और 3 डायमेंशन का फर्क है। लॉजिक में ये दो आप एक्स और वाई एक्सेस के बजाय जेड एक्सेस भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आपने फिजिक्स में वेक्टर वगैरह में ये पढ़ा होता है। तो अब आपके लिए एक्सेस क्या करना, तो मेरे हिसाब से तो मसला होने चाहिए। या तो ज्योमेट्रिकल शेप होगी या तो शेप डिफाइन हो सकेगी या डिफाइन हो सकेगी। अगर शेप ज्योमेट्रिकल है, डिफाइन हो सकेगी, तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन शेप। और अगर ये शेप है वो रैंडम है, रैंडम का मतलब है अजीब सी है, कुछ भी है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। पार्टिकल रैंडमली फैले हुए, कहीं पर भी फैले हुए, किसी की तरह बता ही नहीं सकते शेप का नाम, तो उसको बोलेंगे एमॉर्फस। तो डेफिनेशन क्या बन रही है कि हर वो सॉलिड
जिसके पार्टिकल अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से, इंसान का कोई रोल नहीं, जिसके पार्टिकल कुदरत की तरफ से अरेंज हो जाए इस तरह से कि अरेंज होने के बाद एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप बन जाए, तो उसको आप बोलेंगे कौन सा सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एक ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल अरेंज नहीं हो, पोजीशन भी फिक्स करें और रैंडमली फैले हुए हो, किसी किस्म की डेफिनेशन आप नहीं दे पाए, उसको बोलेंगे अमॉर्फस। तो जहां रैंडमली फैले होते हैं उसको बोलते हैं अमॉर्फस सॉलिड, और जहां प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप देते हैं उसको बोलते हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर शेप होगी, ज्योमेट्रिकल शेप होगी तो क्रिस्टलाइन होगा, और रैंडम होगी तो अमॉर्फस होगा। चैप्टर आपको फर्दर अमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़ाएगा, थोड़ी बहुत बातें आएंगी, ज्यादा तो चैप्टर थोड़ा बहुत बच भी गया, वो किसके बारे में? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा, यहां पर अगर आपको याद हो तो आप जब बुक खोलेंगे तो एक डिफरेंस का टॉपिक है, एक डिफरेंस का कॉलम बना हुआ है, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। अब क्योंकि आप याद बात करने के दौर से तो निकल गए, तो मैं तो ये तो आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप उसको याद बात करें, पर जो डिफरेंस में खास बातें लिखी हुई है मैं आपको ऐसे रैंडमली सुना रहा हूं, और आप उसको जरूर रीड कर लीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है वो मैं आपको 1 बाय 1 पॉइंट वाइज बता दे रहा हूँ। यू हैव टू मेमोराइज। इसके बकायदा फॉर्म मैं नहीं बना रहा, आपको मैं ऑलरेडी सुना रहा हूँ और आप उसको जहन में। पहला पॉइंट तो डेफिनेशन, अगर डिफरेंस आप पढ़ेंगे, जो पहला पॉइंट है वो डेफिनेशन है, वो रिपीट हो चुकी है कि ज्योमेट्रिकल शेप होगी तो क्रिस्टलाइन होगा, ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होगी तो अमॉर्फस होगा। सेकंड पॉइंट वो कहते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि उसमें पार्टिकल की पोजीशन बिल्कुल तरीके से फिक्स होती है, बार बार वही नहीं, लिहाजा उसका जो पार्टिकल का बिहेवियर है बिल्कुल एक जैसा होता है हमेशा, लिहाजा बिहेवियर एक जैसा होने से देयर शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प का मतलब होता है फिक्स होते हैं, 60 है तो 60 शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प नहीं होते। शार्प नहीं होने का मतलब ये नहीं है 60 के बजाय 50 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। शार्प होने का मतलब है कि 60.5 हो सकते हैं, 61 हो सकते हैं, 59 पॉइंट समथिंग हो सकते हैं, एक्जैक्टली चेंज आएगा उसमें। अगर आपने अभी निकाला 64 दिन बाद आपने दोबारा किसी और जगह से उसको लिया और मेल्टिंग पॉइंट निकाला तो हो सकता है 60.5 आए। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं, फिक्स होते हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होते, उनमें माइनर वेरिएशन मिलेगा आपको। तो ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट कहता है कि जब आप किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो क्योंकि उसमें प्रॉपर शेप्स होती हैं, पार्टिकल की अरेंजमेंट प्रॉपर होती है, लिहाजा वो एक खास पैटर्न पे ब्रेक होती है, एक खास पैटर्न में ब्रेक, टुकड़े होंगे, वो टुकड़े खास पैटर्न पे होंगे। ह्यूमन आई से तो इतना दिखाई नहीं देंगे, लेकिन खास पैटर्न पे ब्रेक होंगे। ये जो ब्रेकिंग पैटर्न है, इस बात को बोलते हैं क्लेवेज, प्रोसेस को बोलते हैं क्लेवेज, और जिस प्लेन में ब्रेक होते हैं उसको बोलते हैं क्लेवेज प्लेन। ठीक है, ये अगला पॉइंट मैंने बताया कि जब आप सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड को ब्रेक करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड रैंडमली टूटने के बजाय खास पैटर्न में टूटते हैं। जो खास पैटर्न में टूटने का बिहेवियर है इसको बोलते हैं क्लेवेज। और जो क्या कहते हैं, जिन प्लेन पे या एक्सेस पे वो ब्रेक होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लेवेज प्लेन। अच्छा, अमॉर्फस में क्योंकि ये है ही नहीं तो वहां तो क्लेवेज का चक्कर ही नहीं है। जो अमॉर्फस होते हैं वो ऑर्डर की तरफ फैल जाते हैं, आपने कभी देखा हो, ब्रेक होकर फैल जाए, उस पर किसी किस्म की खास पैटर्न नहीं बनता, किसी किस्म का एक्सेस नहीं होता, लिहाजा ये एबिलिटी उसमें नहीं है। तो क्लेवेज की एबिलिटी क्रिस्टलाइन में है, अमॉर्फस में नहीं है। क्रिस्टलाइन प्रॉपर पैटर्न में ब्रेक होगा, अमॉर्फस ब्रेक नहीं होगा। अगला पॉइंट मैं लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा लिखने वाला। नेक्स्ट पॉइंट 4, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस। अमॉर्फस सॉलिड में आइसोट्रोपी का फिनोमेना होता है और इनमें एनआइसोट्रोपी का फिनोमेना। ये जरा सुन लें, ये थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो एक्सेस के लिहाज से चेंज हो जाए, एक्सेस के लिहाज से। अब यहां पे थोड़ी मैं आपकी सेकेंडरी पढ़ाई संभाल करूंगा और जिनको याद नहीं आ रहा होगा तो पढ़ेगा, सेकेंडरी बुक निकाल। ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि हर चीज आसान तो नहीं होती, कहीं कुछ मुश्किल क्या। आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन के लिहाज से उसमें
चेंज आता है। चेंज आने का मतलब एक जैसी नहीं होती, इसलिए एन का मतलब नहीं, आइसोट्रोपिक का मतलब एक जैसी, यानी एक जैसा बिहेवियर नहीं होता। जबकि एमॉर्फस में कोई पार्टिकल रैंडमली फैले होते हैं, कोई एक्सेस एक्सेस का चक्कर तो होता नहीं है, कोई डिस्टेंस का चक्कर तो होता नहीं है, लिहाजा इनका बिहेवियर हमेशा एक जैसा होता है। तो एमॉर्फस का बिहेवियर फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से एक जैसा होगा, लिहाजा वो पढ़ना नहीं, हटाना उसको। क्रिस्टलाइन का जो बिहेवियर होगा वो डायरेक्शन के लिहाज से चेंज हो जाएगा। इस चीज को आप बोलते हैं एन आइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं एन आइसो। अच्छा, अब मैं याद दिलाने के लिए आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने सेकेंडरी में, जिसने नहीं पढ़ा वो उसको पढ़ना था, जिसे पढ़ा उसको फायदा होगा। पूरा स्ट्रक्चर तो अभी नहीं पढ़ा सकता, मैं याद दिला सकता हूँ। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में याद करें कि दो तरह से इसको पढ़ते हैं। एक उसमें हेक्सागोनल रिंग थी, बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग आपस में मिले हुए थे, लाइक दिस, ऐसे में अगर बनाओ तो इस तरह से बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग आपस में जुड़े हुए, इस तरह से हेक्सागोनल रिंग आपस में जुड़े हुए थे ग्रेफाइट। और एक लेयर स्ट्रक्चर था कि भाई एक रिंग है तो दूसरा रिंग है और इसके बीच में अट्रैक्शन, इसको बोलते थे लेयर। इसके मतलब पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो इस डायरेक्शन में कुछ और है, जो डिस्टेंस है, और इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कुछ और, फोर्सेस इस डायरेक्शन में कुछ और है, इस डायरेक्शन में कुछ और है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उसमें पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो हर डायरेक्शन में एक जैसी नहीं होती। कहीं पार्टिकल का डिस्टेंस कम होता है, कहीं पार्टिकल का डिस्टेंस ज्यादा होता है, कहीं इतना ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा होता है, कहीं बहुत कम होता है। इसीलिए फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में एक जैसी नहीं। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में पार्टिकल की जो शेप होती है फिक्स होती है, चेंज तो हो नहीं सकती, लेकिन हर डायरेक्शन में एक जैसी नहीं होती। जुमला सुनने वाला, हर डायरेक्शन में एक जैसी नहीं होती। कहीं पार्टिकल का डिस्टेंस कम होगा, कहीं ज्यादा। जैसे ग्रेफाइट में मैंने बोला कि लेयर के अंदर एक ही लेयर के अंदर डिस्टेंस बहुत कम होगा, पर एक लेयर और दूसरी लेयर में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो लिहाजा डिस्टेंस का फर्क आ रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। तो उसी वजह से प्रॉपर्टीज का भी फर्क आता है, प्रॉपर्टी वेरिएट करती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक। दिस इज कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक। तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, जबकि एमॉर्फस पे डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। इसको थोड़ा सा आपको पढ़ना भी पड़ेगा। लास्ट जो पॉइंट है उसको सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री आसान सा जनरली सुन लें कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, कौन से सॉलिड? एमॉर्फस की बात हो रही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनमें एक्सेस को रोटेट कर सकते हैं, एक्स एक्सेस को वाई बना सकते हैं, वाई एक्सेस को एक्स बना सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये जो एबिलिटी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की कि वो अपने एक्सेस को रोटेट कर देते हैं एक एक्सेस दूसरे में। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये मिसाल के तौर पर अगर मैं डायग्राम इस तरह से बनाऊं, अगर आपको देखें तो ये इसका वाई एक्सेस है और ये इसका एक्सेस है, ये जेड एक्सेस है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इसको ऐसे रोटेट कर दें और क्योंकि मैंने क्यूबिकल डायग्राम बनाई है तो हर तरफ से एक जैसी रोटेट करने के बाद ये वाला एक्सेस जो है एक्स बन जाएगा और ये वाला एक्सेस जो है जेड हो जाएगा शायद, और ये वाला वाई हो जाएगा। तो इस मतलब एक्सेस चेंज हो सकते हैं पर उसकी जो ओवरऑल शेप है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज किए बगैर अपना एक्सेस चेंज कर सकते हैं, एक्स एक्सेस वाई बन सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही कि आप उसको प्लेस करने के बाद उसको हॉरिजॉन्टल प्लेस करने के बजाय वर्टिकल प्लेस कर। जैसे आप अगर ध्यान देना है कि आपके पास रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को हॉरिजॉन्टल प्लेस करने के बजाय आप वर्टिकल प्लेस करते हैं। जैसे बेंजीन का रिंग है, बेंजीन का समझाने के लिए बता रहा हूं तो उसको ऐसा, इसको टॉपिक से रिंग मत कीजिए, समझाने के लिए बता रहा हूं कि ऐसा बनाने को है, ऐसा बनाना है। तो इसको हमने कहा कि रोटेट हो गया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स पे आ गया और एक्स एक्सिस वाई पे चला गया। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है कि ये अपने एक्सेस पर रोटेट हो जाते हैं। तो एक्सेस पर रोटेट होने के फिनोमेना को हम बोलते हैं सिमेट्री। और ये इतना तगड़ा पॉइंट नहीं है, एक बड़ा नॉर्मल सा पॉइंट है जो कि इतनी इसकी अहमियत नहीं है। साफ सी बात है कि एक्स एक्सेस को वाई बना लें, वाई एक्सेस को एक्स बना लें, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कर दें, वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द बिहेवियर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, सिमेट्री होती है। तो मैं प्रॉपर्टीज का आपको रिव्यू दे रहे हैं और कि जहां प्रॉपर शेप होगी वहां क्रिस्टलाइन होगा, जब प्रॉपर शेप नहीं होगी वो एमॉर्फस होगा। जहां पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्रिस्टलाइन होगा, जहां पे शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा वो एमॉर्फस होगा। जहां पे प्रॉपर पैटर्न में ब्रेक होंगे वो क्रिस्टलाइन होगा, जहां पैटर्न नहीं होगा वो एमॉर्फस होगा। जहां पे प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी वो एमॉर्फस होगा, जहां
डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, वो क्रिस्टलाइन होगा, और जहां एक्सिस पे रोटेट हो जाएगा वो क्रिस्टलाइन होगा, और जहां एक्सिस पे रोटेट नहीं होगा वो एमोर्फस होगा। अब चैप्टर इस सॉलिड के पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, सॉलिड के पोर्शन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा सिलेबस है, उस थोड़े से सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। इस पे थोड़ा बोर्ड पे विजिबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब जितनी भी टाइप के क्रिस्टल आप पढ़ेंगे उनको पढ़ने के लिए 2 सवालों के जवाब जहन में रखना है। नाम आता रहेगा, पढ़ते रहेंगे, आप कोई इशू नहीं, पर 2 सवालों के जवाब देंगे तो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, रट्टे से बन जाएंगे आप। पहला जो सवाल है वो आपने बताना है नेचर ऑफ पार्टिकल, दूसरा जिस सवाल का आपने जवाब देना है वो है नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, नेचर ऑफ पार्टिकल का जवाब देना है, नेचर ऑफ फोर्स का जवाब देना है। अच्छा, नेचर ऑफ फोर्स से मुझे एक बात याद आई कि क्योंकि एप्टीट्यूड की अहमियत बहुत बढ़ गई है और सेकेंडरी के पेपर न होने की वजह से एग्जामिनर के जहन में ये बात है कि यार एप्टीट्यूड ही सब कुछ है, लिहाजा आपको भी उसको ज्यादा अहमियत देनी चाहिए और अपने पढ़ाई के मैग्नीट्यूड को बढ़ाना चाहिए। मैं हमेशा इसी तरह की बातें करता रहता हूँ, कुछ लोग फॉलो करते हो, कुछ नहीं। मिसाल के तौर पे मेरी ख्वाहिश, मतलब एक सजेशन ये है आपको कि आप 9 की जो बुक है 9 उसको एक दफा रैंडमली रीड जरूर करें, इसलिए कि उसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो फर्स्ट और सेकेंड के सिलेबस में नहीं है। मैं मल्टीपल टाइम बताता हूँ तो भूल जाता हूँ, पता नहीं आपकी क्लास में बताया नहीं बताया, हो सकता है बताया हो तो 1-2 मिनट बर्दाश्त कर लें, और अगर नहीं बताया तो बता रहा हूँ कि आपको 9 की कुछ चीजें 9 की बुक में मिलेंगी। नेचर ऑफ फोर्स से मुझे याद आया है 9 की बुक में ये टॉपिक बड़ी डिटेल में जो फर्स्ट और सेकेंड में नहीं पढ़ाया, जैसे आपको डिस्पर्जन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये छोटी छोटी चीजें मामूली सी, पर ये आपको नहीं आती, आपके सब मेजॉरिटी को ये नहीं आती। है कहाँ पे 9 की बुक में, हम तो पढ़ा रहे हैं इंटर का सिलेबस, हमारा वास्ता ही नहीं पढ़े, लेकिन आपको जो है ये ब्लाइंड रखना सही नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया। आप ठीक है, हम जब सिलेबस कवर कर लेंगे तो उसमें भी टाइम लगा सकते हैं, मना नहीं है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है एज ए स्टूडेंट ये है कि आप 9 की बुक निकालें और 9 की बुक में फालतू वक्त में ऐसे पेज पलट के सिर्फ हेडिंग देखते रहे और जज करने की कोई ऐसी हेडिंग आ जाए आपके सामने जो कि आपको लगे कि नहीं यार ये तो हमें नहीं आती सिरे से, तो वहां थोड़ा सा रीड कर ले उसको। अगर रीड करके क्लियर ना हो तो ग्रुप पे मैसेज छोड़ दें कि भाई ये हमने रीड किया, हमें क्लियर नहीं है, तो जो क्लास होगी उसमें टीचर आपको वो बता देंगे। जरूरी नहीं है कि बाकायदा लेक्चर लेके बता दें, ऐसे जनरली बता देंगे, लेकिन एक जिम्मेदारी आपके तौर पे दिखे कि हाँ भाई आप रीड करो, ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस है। तो 2 सवालों का आपने जवाब देना है, नेचर ऑफ पार्टिकल एंड नेचर ऑफ फोर्स। इन 2 सवालों का आपने जवाब देना। सबसे जो पहला क्रिस्टल है सिंगल्स एटॉमिक क्रिस्टल, वही 2 सवाल है, उसके जवाब देना। अच्छा, नॉर्मल क्लास होती तो इस जब कभी टॉपिक मैं नहीं पढ़ाता, हमेशा लोगों से सुनता हूँ, लोग जवाब देते। अब ये ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, सामने आप में रहेंगे, आपकी बचत है, तो इस पर जाहिर सी बात है मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप सोच लेंगे कि क्या आना चाहिए और पूछ सकता है। तो एटॉमिक क्रिस्टल में वही 2 सवाल के जवाब देंगे, नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ फोर्स। तो जो नेचर ऑफ पार्टिकल है, नेचर ऑफ पार्टिकल में जाहिर सी बात है नाम से पता चला है, नेचर ऑफ पार्टिकल में आएंगे एटम्स। ठीक है, नेचर ऑफ पार्टिकल में क्या आएंगे, नेचर ऑफ पार्टिकल में आएंगे एटम्स, कुछ और नहीं आ सकता। पार्टिकल 3 तरह के होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल और आइंस, यहाँ पे सिर्फ क्या आएंगे एटम्स। और जो नेचर ऑफ फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स उसमें आएगा, ये जरा आपको अगेन जैसे मैंने कहा ये आपने 9 में पढ़ा, ये होता है मेटल। मेटालिक बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो मेटल्स में होती है। सेकेंडरी केमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे मेटालिक बॉन्ड के बगैर हो नहीं सकता। जब आप ये पढ़ेंगे कि जो स्लाइन सर्किट जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो हार्ड सॉलिड होते हैं, वहां पर भी मेटालिक बॉन्ड का जिक्र है। जब आप ये पढ़ेंगे कि 1A के मुकाबले में 2A के जो एलिमेंट है वो हार्डर है, वहां भी मेटालिक बॉन्ड का जिक्र है। तो मेटालिक बॉन्ड डेफिनेशन सेकेंडरी कोर्स में आपको कवर हुआ होगा, तो वो आपने ध्यान में रखना है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा सकता, ये लिमिटेशन
लेक्चर डाइवर्ट हो जाएगा अपना, लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि जो ऐसा ऐसा क्रिस्टल या ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल फॉर्म में एटम्स हो, कोई मॉलिक्यूल ना मिले, कोई आयन ना मिले, एटम्स हो, और उनके दरमियान कौन सी फोर्स हो भाई, मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड का मतलब कि जो मेटल के एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस और जो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में घूमते हैं, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। डिटेल में आपको सेकेंडरी केमिस्ट्री में पढ़ना है। तो ये मेटालिक बॉन्ड कहां पर हो और एटम्स इन्वॉल्व हो उसको बोलते हैं एटॉमिक क्रिस्टल। पर नाम से पता चल रहा है कि इसकी जो एग्जांपल होगी वो मेटल्स होगी। एग्जांपल की याद रखिए, एग्जांपल्स ऑफ सच क्रिस्टल्स आर मेटल्स। ठीक है भाई, एग्जांपल ऑफ सच क्रिस्टल्स आर मेटल्स। ठीक है, तो डेफिनेशन याद हो गई आपको बंदे कि हर वो क्रिस्टल जिसमें बहुत सारे एटम्स हो, इनफाइनाइट एटम्स हो, और वो मेटालिक बॉन्ड के जरिए जुड़े हो, और मेटालिक बॉन्ड के जरिए जुड़ने के बाद वो क्या बना ले भाई, मेटालिक बॉन्ड के जरिए जुड़ने के बाद वो बना ले 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप। वो पुराना चल रहा टॉपिक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप जरूरी है। तो सच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड व्हाट, सच टाइप ऑफ क्रिस्टल्स आर कॉल्ड एटॉमिक क्रिस्टल्स। उसको मेटालिक क्रिस्टल भी बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड मेटालिक क्रिस्टल। अब 3 टाइप्स रहेंगे लेक्चर में, यहाँ पे रोक रहा हूँ, लेक्चर नंबर 10 यहाँ पे रोक रहा हूँ मैं। लेक्चर नंबर 11 होगा, उस पर हम अगली 3 टाइप्स पढ़ेंगे और चैप्टर सॉलिड का पोर्शन खत्म करने की कोशिश करेंगे, और देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेक्चर रोक रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह हम 3 टाइप और आगे। यहाँ डिजाइन में रखना है कि 2 सवाल का जवाब में देते हैं, नेचर ऑफ पार्टिकल, नेचर ऑफ एटॉमिक क्रिस्टल। क्लियर हो गया। अब इंशाल्लाह अगली लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे अगले 3 को हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स। तो आप ये जो लेक्चर है इसलिए मैं थैंक यू वेरी मच।